तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एडवर्सिटी। दोस्तों एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, कठिनाई, प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि बुरी परिस्थिति, मुसीबत या फिर संकट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे जो है वो एडवर्सिटी के मीनिंग्स होते हैं। यानी कि एडवर्सिटी का मतलब होता है जीवन में आने वाली मुश्किल, विपत्ति या फिर ऐसी कठिन परिस्थिति जो किसी व्यक्ति की हिम्मत, धैर्य या फिर सहन शक्ति की परीक्षा लेती हो। यानी कि ये जो वर्ड है वो उन सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई फेलियर फेस करना पड़ता है, कोई नेचुरल डिजास्टर से गुजरता है या फिर किसी और सीरियस चैलेंज का सामना अगर कोई व्यक्ति करता है, तो इन सारी मुश्किलों को हम जो है वो एडवर्सिटी कह सकते हैं। एडवर्सिटी का जो यूज़ है वो हम पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जो है वो बिजनेस अचानक बंद हो जाता है, तो ये एडवर्सिटी है कि उसे जो है वो नुकसान फेस करना पड़ा, या फिर एक फैमिली को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक यानी कि एडवर्सिटी है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। या फिर किसी एथलीट ने जो है वो इंजरी के बाद भी कम बैक किया, यानी कि इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी उसने जो है वो काम करना नहीं छोड़ा या फिर उसने जो है वो अपना परफॉर्मेंस देना नहीं छोड़ा, तो इसीलिए भी हम जो है वो इसे एडवर्सिटी कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी ने बहुत ही मुश्किलों के बाद भी अपनी पूरी मतलब कि पढ़ाई जो है वो पूरी की, कि भाई पैसे नहीं थे या फिर और कुछ कंडीशंस थी, यानी कि फैमिली इतनी केपेबल नहीं थी कि वो पढ़ाई पूरी करवा पाए, लेकिन बहुत सारे मतलब कि डिफिकल्टीज फेस करने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी की। यानी कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एडवर्सिटी में जो है वो कंडीशन खराब होती है, फिर भी इंसान जो है वो मतलब कि उससे कोप अप करता है या फिर जो उसकी यानी कि इंटेंशंस होती है, जो उसकी चीज़ें होती है उन्हें पूरी करता है, तो उसे हम जो है वो एडवर्सिटी कहते हैं। यानी कि मुश्किलों के बावजूद भी जो है वो मतलब कि अपनी सफरिंग्स को झेलते हुए, अपनी हार्डशिप्स को झेलते हुए अपना काम करना। ठीक है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि एडवर्सिटी का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी नहीं होता। डिफिकल्टी का तो मतलब होता है कोई भी मुश्किल है, फिर कोई भी चैलेंज, कोई छोटी मोटी मुश्किल भी हो सकती है। मुझसे अगर कोई मान लीजिए कि कोई भारी कोई सामान है जिसमें बहुत ज़्यादा वजन है, वो अगर नहीं उठ रहा, तो वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट चीज़ है, वो भी मेरे लिए मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि ये एडवर्सिटी है, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, इसे हम एडवर्सिटी नहीं कहेंगे। डिफिकल्टी और एडवर्सिटी में डिफरेंस होता है। डिफिकल्टी का मतलब होता है कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज, ठीक है, हमारे लिए कोई भी चैलेंज या फिर जो छोटा मोटा भी हो, कोई कैसा भी हो, तो उसे हम डिफिकल्टी कह सकते हैं। लेकिन एडवर्सिटी का मतलब होता है गंभीर और लंबी चलने वाली मुश्किल या फिर विपत्ति जो इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक टफ मैथ मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना था और वो मुझे जो है वो मतलब कि नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लिए डिफिकल्टी हो सकती है। हालांकि ये किसी और के लिए डिफिकल्टी ना हो, लेकिन मुझे तो बर्डन लग रहा है, मेरे लिए डिफिकल्टी है, तो इसे हम जो है वो डिफिकल्टी कहेंगे कि किसी एक मैथ की प्रॉब्लम में भी मैं फंस गई कहीं पे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मेरी फैमिली को जो है वो कई सालों तक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ये होती है एडवर्सिटी। ओके, इसमें होती है सफरिंग, इसमें होती है हार्डशिप, तो इसे हम एडवर्सिटी कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, तो गंभीर और लंबी चलने वाली मुश्किल या फिर विपत्ति है जो क्या करती है, तो हमारी सहन शक्ति की मतलब कि परीक्षा लेती है, एक तरीके से मतलब कि टेस्ट करती है, तो उसे हम कहेंगे एडवर्सिटी। ओके, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि डिफिकल्टी और एडवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, हार्डशिप, मिसफॉर्चून या फिर ट्राइब्यूलेशन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है ऐसी मुश्किल जो दुख या फिर तकलीफ देती है हमें, तो उसे हम हार्डशिप कहते हैं। ठीक है, हार्डशिप ज़्यादातर सफरिंग पर फोकस करता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक या फिर दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसे हम कहते हैं मिसफॉर्चून। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये हमेशा हमेशा मेरे साथ ही होते हैं ऐसे काम वगैरह, तो उसे हम कहते हैं मिसफॉर्चून। यानी कि जिसका मतलब कि भाग्य अच्छा नहीं होता, या फिर दुर्भाग्यपूर्ण से मतलब कि कोई काम हो जाता है, घटना घट जाती है, तो उसे हम जो है वो मिसफॉर्चून कह सकते हैं। मिसफॉर्चून अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ट्राइब्यूलेशन।
ट्राइबुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख और कठिन परिस्थितियाँ, उसे हम कहते हैं ट्राइबुलेशन। ट्राइबुलेशन इमोशनल और फिजिकल सफरिंग पर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि हमने हमारे सिनोनिम्स को मतलब कि सिनोनिम्स में डिस्कस किए हैं। अब एंटोनिम की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून या फिर सक्सेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि या फिर अच्छी फाइनेंशियल या फिर लाइफ कंडीशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है, तो सक्सेस होती है, कंफर्ट होता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, विपत्ति नहीं होती है, कोई मतलब कि खराब कंडीशन नहीं होती है, सफरिंग नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉस्पेरिटी में नहीं होती है। प्रॉस्पेरिटी में बेसिकली सक्सेस होता है, सफलता होती है और कामयाबी होती है, कंफर्ट होता है, कंफर्ट भरी लाइफ होती है, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, समृद्ध लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और फॉर्चून का मतलब होता है अच्छी किस्मत होना, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होना, तो उसे हम फॉर्चून कह सकते हैं। फॉर्चून बेसिकली पॉजिटिव सिचुएशन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जबकि एडवर्सिटी मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशंस को दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है किसी गोल को सफलता से हासिल कर लेना, ठीक है, सक्सेस पॉजिटिव अचीवमेंट को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून या फिर सक्सेस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट फेसिंग ग्रेट एडवर्सिटी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि बहुत ही बड़ी मुश्किलों और विपत्तियों का सामना करने के बाद भी वो मजबूत बनी रही। यहाँ पर एडवर्सिटी का मतलब एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी गंभीर और कठिन परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने मतलब कि उसकी हिम्मत और सहन शक्ति की परीक्षा ली, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखी। तो इस सेंटेंस में एडवर्सिटी लाइफ की सीरियस हार्डशिप्स और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को दिखाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एडवर्सिटी यानी होता क्या है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एल्यूट। दोस्तों एल्यूट का मतलब होता है बच निकलना, चकमा देना, हाथ में ना आना, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है कि कोई बात समझ में ना आना, पकड़ से बाहर रहना, तो उसे हम जो है वो एल्यूट कहते हैं। यानी कि एल्यूट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, चीज़ या फिर सिचुएशन से बचकर निकल जाना किसी का, या फिर पकड़ में ना आना, या फिर समझ में ना आना। यानी कि जो वर्ड है वो 2 कॉमन सिचुएशंस में यूज़ होता है, किसी से बचकर निकल जाना या फिर पकड़ से बच जाना, तो तब भी हम जो है वो एल्यूट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी बात का समझ में ना आना या फिर हमें याद ना रहना, तो उसे भी हम जो है वो एल्यूड कह सकते हैं, ठीक है। एल्यूड का जो यूज़ है वो पुलिस, क्रिमिनल्स, अपॉर्चुनिटीज़, मेमोरीज, आंसर्स एंड आइडियाज़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पुलिस मतलब कि एक क्रिमिनल जो है वो पुलिस से बचकर निकल जाता है, या फिर एक चोर जो है वो मतलब कि पुलिस के हाथों से बचकर निकल गया, तो उसे हम कह सकते हैं कि एल्यूड कर गया वो, यानी कि मतलब कि बचकर निकल गया। या फिर एक आंसर जो है वो बहुत ही सोचने के बाद में भी समझ नहीं आया, तो उसे भी हम एल्यूड कहेंगे। या फिर एक नाम याद करने की कोशिश तो की लेकिन याद ही नहीं आया, तो ये भी एल्यूड होता है। या फिर सक्सेस जो है वो उसे कई सालों तक मिली ही नहीं, तो ये भी एल्यूड होता है, सक्सेस उससे बचकर निकलती रही, यानी कि कभी उसके हाथ नहीं लगी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एल्यूड का मतलब सिर्फ एस्केप नहीं होता। एस्केप का तो मतलब होता है किसी जगह या फिर सिचुएशन से निकल जाना, ठीक है, लेकिन एल्यूड का मतलब होता है किसी की पकड़ से, किसी की नज़र से, या फिर किसी की समझ से बच जाना या फिर बाहर रहना, तो उसे हम एल्यूड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कैदी जो है वो जेल से भाग गया, तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया कि उस जेल ने जो है वो उसको पकड़ कर रखा था, यानी कि कैद करके रखा था, तो कैदी ने क्या किया, वो वहां से छुटकारा पाकर पूरी तरीके से मतलब कि छूट कर निकल गया। ये होता है एस्केप करना, किसी जगह से, किसी बंदिश से जो है वो मतलब कि निकल कर भाग जाना, उसे हम कहते हैं एस्केप करना। लेकिन कैदी पुलिस की पकड़ से बचकर निकला और पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, यानी कि हाथ लगते लगते जो है वो बच गया और फिर निकल गया, उसे कहते हैं एल्यूड करना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एस्केप और एल्यूड में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, एवेड, एस्केप या फिर अवॉइड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एवेड। एवेड का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज़ या फिर व्यक्ति से बचना, तो उसे हम एवेड कहते हैं, ठीक है। एवेड में डेलिबरेट यानी कि जानबूझकर, अवॉइडेंस का आइडिया होता है, यानी कि जानबूझकर किसी चीज़ से बचकर निकला जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एवेड यानी क्या होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है किसी डेंजर या फिर प्लेस से निकल जाना, ठीक है, किसी खतरे से निकल जाना, किसी मतलब की जगह से निकल जाना, तो उसे हम एस्केप कहते हैं। एस्केप सिर्फ निकल जाने पर फोकस करता है, जबकि एल्यूड पकड़ या फिर अंडरस्टैंडिंग से बचने पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड है अवॉइड।
अवॉइड का क्या मतलब होता है, किसी सिचुएशन या फिर व्यक्ति से दूर रहना, उसे जो है वो टालना, उसे हम अवॉइड करना कहते हैं, ठीक है। अवॉइड में जो है वो कॉन्टैक्ट से बचा जाता है, किसी व्यक्ति से किसी चीज़ से जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं रखा जाता, तो उसे हम अवॉइड कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आएंगे, कैप्चर, कन्फ्रंट या फिर ग्रास्प। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कैप्चर। दोस्तों कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, तो उसे हम कैप्चर कहते हैं। कैप्चर में व्यक्ति जो है वो पकड़ लिया जाता है, जबकि एल्यूड में वो पकड़ से बच जाता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी सिचुएशन या फिर व्यक्ति का सीधा सामना करना। ओके, किसी का मतलब कि सामना करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्फ्रंट करना हम उसे कहते हैं। कन्फ्रंट में इंसान क्या करता है, किसी चीज़ का सामना करता है, डर के भागता नहीं है, पीछा नहीं छुड़ाता है, वो सामना करता है, ठीक है। जबकि एल्यूड में वो बच के निकलता है, अवॉइड करता है। ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है, आपको इजीली जो है वो मतलब कि सारे वर्ड्स याद रह जाएंगे। तीसरा हमारा वर्ड है ग्रास्प। ग्रास्प का क्या मतलब होता है, किसी बात को समझ लेना या फिर पकड़ लेना। ग्रास्प में क्या होती है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमें कोई चीज़ जो है वो समझ आ जाती है, हमारी जो मतलब कि दिमाग में कोई चीज़ मतलब कि चली जाती है, तो उसे हम ग्रास्प करना कहते हैं, ठीक है। जबकि एल्यूड में जो है वो बात हमें समझ नहीं आती है, या फिर हमारी पकड़ से बाहर हो जाती है, या फिर हमें याद नहीं रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब एग्जाम्पल की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटिन्यू टू एल्यूड हिम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे प्रॉब्लम का सलूशन समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर एल्यूड का मतलब किसी से भाग जाने से नहीं है, बल्कि सलूशन का उसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर मतलब कि रीच से बाहर रहने से है, ठीक है। यानी कि उसके दिमाग में जो है वो कोई सलूशन नहीं आ रहा था, या फिर वो उसे समझ नहीं पा रहा था। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर वर्ड का यूज़ किया है। यानी कि वो लगातार सोच रहा था, लेकिन सलूशन उसकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है। तो इस सेंटेंस में एल्यूड का उसे समझ में ना आना, ये वाला मीनिंग यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एल्यूड यानी होता क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेबिलिटेट। दोस्तों डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर कर देना, शक्तिहीन बना देना, किसी चीज को अशक्त कर देना या फिर दुर्बल कर देना, कमजोर पड़ जाना किसी चीज का। तो ये सारे जो है वो मतलब कि एक ही मीनिंग पर जोर दे रहे हैं कि किसी चीज का कमजोर हो जाना, कमजोर बना दिया जाना, तो उसे हम डेबिलिटेट करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी सिस्टम का इतना कमजोर हो जाना या फिर कर देना कि वो पहले की तरह ठीक से काम ना कर सके। ये वीकनेस फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। किसी इलनेस, इंजरी या फिर स्ट्रेस या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से जब किसी की जो ताकत है, यानी कि किसी की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो क्षमता यानी कि एबिलिटी है, अगर वो बहुत ही कम हो जाती है, तब हम डेबिलिटेट का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सीरियस बीमारी की वजह से जो है वो किसी इंसान को जो है वो बहुत ही मतलब कि कोई इंसान जो है वो सीरियस बीमारी की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, तो उसे हम डेबिलिटेट होना कहेंगे कि भाई वो जो है वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, सूखा सूखा सा हो चुका है। या फिर कंटिन्यूस स्ट्रेस है, या फिर यानी कि जो मतलब कि कंटिन्यूस अगर कोई व्यक्ति टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, तो मतलब कि कम कर दिया जाता है। स्ट्रेस क्या करता है, तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि डेबिलिटेट यानी क्या होता है। या फिर मान लीजिए कि फ्लड ने यानी कि बाढ़ ने लोकल इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, यानी कि लोकल इकोनॉमी को क्या कर दिया, तो कमज़ोर कर दिया, डेबिलिटेट कर दिया। या फिर वॉर ने जो है वो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर कर दिया, तो इसे भी हम डेबिलिटेट करना कहेंगे। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि डेबिलिटेट का मतलब जो है वो सिर्फ टायर नहीं होता, क्योंकि टायर का तो मतलब होता है किसी को थका देना, लेकिन डेबिलिटेट का मतलब होता है इतना कमज़ोर कर देना कि नॉर्मल काम करना भी मुश्किल हो जाए। इसमें थकाने वाला सेंस नहीं होता है, लेकिन कमज़ोर कर देने वाला सेंस होता है। जबकि टायर का तो मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ थका देना, ठीक है। अगर आप कोई भारी सा काम कर लो, कोई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा काम कर लो, थोड़ा ओवर काम हो जाए, तो आप थक जाते हो। लेकिन डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है वो मतलब कि पूरा दिन काम करके जो है वो थक गई, ये होता है टायर्ड होना, कि भाई मैं एग्जॉस्ट हो गई, मैं थक गई कोई काम करके। लेकिन मान लीजिए कि किसी को बहुत ही सीरियस इलनेस हुई है, यानी कि कोई बहुत ही सीरियस तरीके से बीमार हो गया, उसके बाद वो जो है वो मतलब कि चलने फिरने में कमज़ोर हो चुका है, तो बीमारी ने उसे डेबिलिटेट किया है, कमज़ोर किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डेबिलिटेट यानी क्या होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब कि 3 वर्ड्स आते हैं, वीकन, इनफीबल या फिर इनकैपेसिटेट।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वीकन। वीकन का मतलब होता है किसी स्ट्रेंथ या फिर पावर को कम कर देना, कमज़ोर बना देना। तो वीकन क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ को ऐसा दिखाना होता है कि कोई चीज़ मतलब कि कमज़ोर है, कोई चीज़ मतलब कि पावरफुल नहीं है या फिर मतलब कि स्ट्रांग नहीं है, तो हम वीकन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एनफीबल। एनफीबल का मतलब होता है शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कमजोर बना देना, उसे हम एनफीबल कहते हैं। एनफीबल और ये जो डेबिलिटेट है ना, ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन डेबिलिटेट का यूज़ हम सिस्टम्स के लिए भी कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो भी कमज़ोर हो जाती है तो उसके लिए भी हम जो है वो एनफीबल का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉरी इसका डेबिलिटेट का यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जबकि एनफीबल का कहाँ यूज़ करते हैं हम, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर देने को हम जो है वो मतलब कि एनफीबल से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है कि किसी को नॉर्मल काम करने में असमर्थ बना देना, ठीक है। इनकैपेसिटेट में काम करने की जो एबिलिटी है वो या तो ख़त्म ही हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है कि ये हमारे मतलब कि सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने वीकन, इनफीबल या फिर इनकैपेसिटेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ हम एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई या फिर रिवाइटलाइज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी को मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन बेसिकली पावर और एबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, तो उसे हम स्ट्रेंथन कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का क्या मतलब होता है, किसी को फिजिकली या फिर मेंटली और ज़्यादा मजबूत बनाना, तो उसे हम जो है वो फोर्टिफाई करना कहते हैं। यानी कि फोर्टिफाई जो है वो रेजिस्टेंस और हमारी जो मतलब कि स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो ताकत होती है उसको बढ़ाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है रिवाइटलाइज। दोस्तों रिवाइटलाइज का मतलब होता है कि किसी में फिर से एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ भर देना, उसे हम जो है वो रिवाइटलाइज कहते हैं। रिवाइटलाइज क्या करता है, तो वीकनेस, हमारी जो कमजोरी होती है उसको दूर करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिवाइटलाइज यानी क्या है और इसका जो है वो डेबिलिटेट के साथ डिफरेंस क्या है। रिवाइटलाइज में वीकनेस जो दूर हो जाती है और डेबिलिटेट में वीकनेस पैदा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस डेबिलिटेटेड हिम फॉर सेवरल मंथ्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि लंबी बीमारी की वजह से वो कई महीनों तक बहुत ही कमज़ोर हो गया। यहाँ पर डेबिलिटेटेड का मतलब है मतलब कि ये नहीं है कि इसका मतलब कि सिर्फ थक जाना, ठीक है, बल्कि इतना कमज़ोर हो जाना कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ और जो डेली एक्टिविटीज़ मतलब कि होती है ना, कोई चलना फिरना, कोई थोड़ा बहुत काम कर लेना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें मतलब कि जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर भी असर पड़ गया, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो इस सेंस में हमने जो है वो डेबिलिटेट का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डेबिलिटेट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एम्बॉल्डन। दोस्तों एम्बॉल्डन का मतलब होता है साहस देना, हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, निडर बनाना किसी को, या फिर किसी का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बॉल्डन करना हम उसे कहते हैं। यानी कि एम्बॉल्डन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस या फिर करेज देना कि वो बिना डरे कोई भी काम कर सके या फिर अपनी बात जो है वो खुलकर किसी के भी सामने रख सके, तो उसे हम एम्बॉल्डन करना कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब कोई सिचुएशन, कोई सपोर्ट, कोई सक्सेस या फिर एनकरेजमेंट किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दे और वो पहले से ज़्यादा बोल्डली एक्ट करे, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम एम्बॉल्डन करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट की तारीफ कर दी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो ये होता है एम्बॉल्डन करना। या फिर फ्रेंड के सपोर्ट से जो है वो उसे स्टेज पर बोलने की हिम्मत दी, फ्रेंड्स के सपोर्ट ने क्या किया, फ्रेंड्स ने जो है वो मतलब कि उसे सपोर्ट किया कि जा जा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा बोलेगा तू, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें कह दी, यानी कि 2-4 अच्छी बातें कह दी, तो उसका जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो जो है वो मतलब कि एक तरीके से हिम्मत मिल गई उसे, तो उससे भी हम एम्बॉल्डन करना कहते हैं। जब भी आप किसी को जो है वो अच्छी अच्छी बातें बोलकर इनकरेज करते हो, उसकी हिम्मत बढ़ाते हो, साहस बढ़ाते हो किसी का, तो उससे हम एम्बॉल्डन करना कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि लीडर के वर्ड्स ने क्या किया कि टीम को मुश्किल चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत दे दी, तो ये भी एक तरीके से एम्बॉल्डन होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एम्बॉल्डन का जो मतलब है वो सिर्फ एनकरेज करना नहीं होता। एनकरेज करना एम्बॉल्डन का मतलब होता है, लेकिन सिर्फ एनकरेज करना नहीं होता है। एनकरेज करना तो मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, लेकिन एम्बॉल्डन का मतलब होता है किसी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनाना कि वो बोल्ड एक्शन लेने लगे, यानी कि बहुत ही बहादुरी वाले काम करने लगे, तो उसे हम कहते हैं एम्बॉल्डन करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एम्बॉल्डन का मतलब जो है वो सिर्फ एनकरेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देना कि वो मतलब कि बहुत ही निडर तरीके से काम करने लगे, साहसी काम करने लगे, बहादुर काम करने लगे, तो उसे हम जो है वो एम्बॉल्डन कह सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर है, उसने जो है वो आपको कहा कि मेहनत करने के लिए जो है वो आपको मोटिवेट कर दिया। बेसिकली मेहनत के बारे में जो है वो 2-4 बातें कह दी आपको कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है? तो ये तो होता है किसी को एनकरेज करना कि इसके बाद आपका डिसीजन होता है कि आप जो है वो करो या फिर नहीं करो। ये जो है वो मतलब कि आपको एक तरीके से बताया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तरीके से आपको जो है वो प्रोत्साहन दिया जाता है। इसे हम कहते हैं एनकरेज करना। लेकिन मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो तारीफ़ कर दी किसी की कि यार तू बहुत अच्छा बोल सकता है, तो क्या कर तू स्टेज पे जा और अच्छे-अच्छे मतलब कि बातें बोल दे या फिर भाषण दे दे। जो बंदा मतलब कि कभी लाइफ़ में भाषण नहीं देता, कभी स्पीच नहीं देता, अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें सुनकर हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है, यानी कि बोल्ड तरीके के एक्शन ले लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्बोल्डन करना कहेंगे। यानी कि जो इंसान कभी भी मतलब कि स्टेज पर जाने से भी डरता था, उससे कुछ कह दिया गया, उसे मोटिवेट किया गया, उससे मतलब कि हिम्मत दी गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया, तो उसने इमीडिएट क्या किया कि स्टेज पर गया और मतलब कि स्पीच दे दी। इस तरीके से समझना है कि एनकरेज करने में और एम्बोल्डन करने में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको हमारे जो है वो हम सिनोनिम्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, एनकरेज, इंस्पायर या फिर हार्टन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को मोटिवेशन देना, तो उसे हम एनकरेज करना कहते हैं, ठीक है। एनकरेज बेसिकली जनरल मोटिवेशन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करना, तो उसे हम इंस्पायर करना कहते हैं, ठीक है। इंस्पायर मोटिवेशन और आइडियाज़ पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है हार्टन। हार्टन का मतलब होता है किसी को हिम्मत या फिर होप देना, आशा देना, बेसिकली उसे हम हार्टन कहते हैं, ठीक है। हार्टन में बेसिकली किसी को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, किसी को मतलब कि एक तरीके से आशा की किरण दिखाई जाती है। अगर कोई होपलेस फील करता है तो उसे जो है वो मतलब कि करेज मतलब कि एनकरेज किया जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये होता है हमारा हार्टन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, डिस्करेज, इंटिमिडेट या फिर डेटर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी का कॉन्फिडेंस या फिर किसी का मोटिवेशन कम कर देना। डिस्करेज क्या करता है, हिम्मत तोड़ देता है। जैसे कि अगर आप किसी को कह दो कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, तेरी तो बस की बात नहीं है, तो ये होता है किसी को डिस्करेज करना, किसी का जो है वो मतलब कि मोरल गिरा देना एक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं डिस्करेज करना, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डरा देना या फिर भयभीत करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान बीमार होता है, तो अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया है, फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, इंटिमिडेट करने का काम करते हैं कि कैंसर से तो मेरे चाचा भी चले गए, कैंसर से तो मेरे दादा भी चले गए, ऐसी बातें करके उसे और ज़्यादा डरा देते हैं। तो ये होता है किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को उस चीज़ के बारे में और डरा देना कि भाई तू ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो इंटिमिडेट क्या होता है, फियर पैदा करता है, यानी कि डर पैदा करता है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि इंटिमिडेट हम किसे कहेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डेटर। डेटर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोक देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेटर करना। डेटर बेसिकली एक्शन लेने से रोकता है। अगर आप कोई काम करने जाते हो, अगर आपको कोई पीछे से रोक देता है कि काम मत करो, तो उसे हम कहते हैं डेटर करना। अब ये हमारे हो गए सारे एंटोनिम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एंटोनिम्स में हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं और कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, हर अर्ली सक्सेस एम्बोल्डन हर टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि शुरुआती सफलता ने उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया कि उसने जो है वो अपना खुद का बिजनेस मतलब कि शुरू करने की एक तरीके से उसमें हिम्मत आ गई। उसने फैसला कर लिया कि वो जो है वो अब मतलब कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगी। यहाँ पर एम्बोल्डन का मतलब क्या है, यहाँ पर एम्बोल्डन का मतलब सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि उसे और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट और फियरलेस बना देना है। यानी कि पहली सक्सेस के बाद उसका डर कम हो गया और उसने एक बड़ा डिसीजन लेने का साहस दिखाया। तो इस सेंटेंस में एम्बोल्डन जो है वो कॉन्फिडेंस और करेज बढ़ाने को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एम्बोल्डन यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अवोव। दोस्तों अवोव का मतलब होता है स्वीकार करना, खुलकर स्वीकार करना, खुलकर किसी चीज़ की घोषणा करना, साफ साफ कहना या फिर सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसे हम अवोव कहते हैं, ठीक है। अवोव का मतलब होता है किसी बात, किसी विचार या फिर किसी बिलीफ या फिर फीलिंग को बिना झिझक के खुलकर एक्सेप्ट करना या फिर डिक्लेयर कर देना सबके सामने, तो उससे हम क्या कहते हैं, अवोव करना कहते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को पब्लिकली, ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली मतलब कि मानता है या फिर बताता है, चाहे लोग उससे
एग्री करे या फिर ना करे, चाहे लोग उसे भला बुरा कुछ भी कहे, लेकिन वो जो है वो अपनी बातें कह के निकल जाता है कि वो ऐसा ऐसा करने वाला है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये सारी चीज़ें होगी इस तरीके से। यानी कि डिक्लेयर कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, खुलकर घोषणा कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवो करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लीडर है, उसने क्या कर लिया कि अपनी जो गलती है, जो भी उससे गलतियां हुई है, वो जो है वो सबके सामने पब्लिकली खुलकर जो है वो मान ली है कि भाई मेरे से गलती हुई है। तो इससे भी हम जो है वो मतलब कि अवो होना कह सकते हैं, करना कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी ने सबके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, तो ये भी अवो हो सकता है। या फिर एक साइंटिस्ट ने अपनी बिलीफ को ओपनली डिक्लेयर किया कि मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ के बारे में मैं ऐसा मानता हूँ, वैसा मानता हूँ, ये सारी चीज़ें। या फिर एक स्टूडेंट ने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि उससे गलती हुई है, यानी कि उसने मान लीजिए कि चीटिंग की है, तो वो अगर वो खुद से एक्सेप्ट करे कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने चीटिंग कर ली थी, तो उसे भी हम अवो करना कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवो का मतलब सिर्फ एडमिट करना नहीं होता। एडमिट करना होता है किसी बात को मान लेना। अवो का मतलब होता है किसी बात को खुलकर बिना झिझक के पब्लिक वे में एक्सेप्ट या फिर डिक्लेयर करना। ये डिफरेंस आपको समझना है। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, मान लीजिए कि उसने जो है वो मतलब कि किसी से छुप कर, मान लीजिए कि एक इंसान है, कोई व्यक्ति है जो कि अपने फ्रेंड से जो है वो छुप कर अपनी गलती मान लेता है कि तुझे पता है मैंने एग्जाम में जो है वो चीटिंग कर ली थी। अब ये बात जो है वो सबको नहीं पता, ये बात सिर्फ जो है वो दो लोगों के बीच में है, तो ये होता है एडमिट करना। अब ये तो नहीं पता हमें कि इसने पब्लिकली एडमिट किया है या फिर प्राइवेट में एडमिट किया है, तो ये कैसा भी हो सकता है, ये पब्लिकली भी हो सकता है, प्राइवेटली भी हो सकता है, दो दोस्तों के बीच भी हो सकता है, परिवार के बीच भी हो सकता है, या फिर मतलब कि पूरी दुनिया को पता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो होता है एडमिट करना। आप में जो है वो इसको गारंटेड, यानी कि आपको इसमें गारंटेड नहीं पता होता कि उसने किस तरीके से एडमिट किया है, किस तरीके से स्वीकार किया है, सबके सामने किया है या फिर प्राइवेटली किया है। लेकिन हमारा जो अवो होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सबके सामने आपने जो है वो अपनी गलती खुलकर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पूरे स्कूल के सामने आपने बता दिया कि मैंने जो है वो उस दिन चीटिंग की थी। तो ये होता है अवोव करना। क्या होता है कि सबके सामने आपने जो है वो सबको बता दिया है, सबके सामने घोषणा कर दी है कि मुझसे एक दिन वो ऐसी गलती हो चुकी है। तो अब आपको आई थिंक समझ आया होगा कि एडमिट और अवोव में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एडमिट। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना का क्या मतलब होता है, किसी बात को ऑफिशियली या फिर ओपनली जो है वो किसी बात की घोषणा कर देना, उसे हम कहते हैं डिक्लेयर करना। ठीक है, डिक्लेयर किसी भी अनाउंसमेंट के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो पब्लिकली, कोई कपल है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस जो यानी कि एक पर्टिकुलर तारीख को हमारी शादी होने वाली है, तो ये होता है डिक्लेयर करना कि बेसिकली अनाउंसमेंट कर दिया। फिर एक मतलब कि कोई पर्टिकुलर तारीख को कोई मीटिंग होने वाली है, तो ये होती है अनाउंसमेंट करना, डिक्लेयर करना बेसिकली। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड आता है प्रोफेस करना। प्रोफेस करना का क्या मतलब होता है, ओपनली किसी बिलीफ, किसी ओपिनियन या फिर फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो उसे हम प्रोफेस करना कहते हैं। प्रोफेस जो है वो बेसिकली बिलीव्स पर या फिर फीलिंग्स पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि भाई मुझे ये जो चीज़ है ना वो ऐसी लगती है, मेरे हिसाब से ये ऐसी है, तो उसे हम बिलीफ में डाल सकते हैं, यानी कि बिलीफ के हिसाब से प्रोफेस समझ सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई फीलिंग है किसी चीज़ को लेकर, तो फीलिंग जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसे भी हम प्रोफेस कह सकते हैं। तो ये तो होता है प्रोफेस करना। ठीक है, और तीसरा हमारा है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है बात को सच मानना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। एडमिट का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार कर लेना, चाहे वो पब्लिकली करो, प्राइवेटली करो, दो लोगों के बीच करो, चार लोगों के बीच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात मानना या फिर सच मानना जरूरी है। ये चीज होती है एडमिट करना। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहां पर हमने डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एडमिट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ हम एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स आते हैं, डिनाई, कंसील या फिर डिसओन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी बात को अस्वीकार करना, मना कर देना। ठीक है, यानी कि डिनाई में व्यक्ति किसी बात को नहीं मानता, उसे हम कहते हैं डिनाई करना। दूसरा हमारा वर्ड आता है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना। कंसील का क्या मतलब होता है, किसी बात को छुपा लेना। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसील करना। कंसील में इंफॉर्मेशन को मतलब कि छुपा दिया जाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिसओन। डिसओन का क्या मतलब होता है, किसी बात या फिर दारी से अपना संबंध तोड़ लेना या फिर उसे एक्सेप्ट ना करना, यानी कि उसे मानने से मतलब कि मना कर देना। डिसओन में व्यक्ति क्या करता है, तो रिलेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट कर देता है कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता या फिर मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इस तरीके से। तो उसे हम कहते हैं डिसओन करना, यानी कि अपने पास आने से, यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेने से रोक लेना खुद को, तो उसे हम कहते हैं डिसओन करना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है
शी अवोव्ड हर कमिटमेंट टू हेल्पिंग द कम्युनिटी। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने खुलकर और बिना किसी झिझक के ये घोषणा की कि वो मतलब कि कम्युनिटी की मदद करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। यहाँ पर अवोव का मतलब सिर्फ कह देना नहीं था कि भाई कह दिया, किसी से भी कह दिया, दो लोगों के सामने कह दिया या फिर प्राइवेटली कह दिया, नहीं, बल्कि अपनी कमिटमेंट को ओपनली और कॉन्फिडेंटली सबके सामने एक्सेप्ट और डिक्लेयर करने से यहाँ पर इसका मतलब था। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अवोज क्या करता है कि उसकी ईमानदारी और पब्लिक डिक्लेरेशन को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिडेलिटी। दोस्तों फिडेलिटी का क्या मतलब होता है? निष्ठा, वफादारी, ईमानदारी या फिर सच्चाई से किसी चीज़ को, किसी काम को निभाना, तो उसे हम फिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिडेलिटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी रिलेशनशिप, किसी प्रॉमिस या फिर ड्यूटी या फिर प्रिंसिपल के प्रति जो है वो पूरी निष्ठा, पूरी वफादारी होना या फिर पूरी ईमानदारी से जो है वो उसमें इन्वॉल्व होना, तो उसे हम जो है वो फिडेलिटी कहते हैं। इसमें जो है वो बेसिकली कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, कोई मतलब कि इस तरीके से किसी को धोखा देना, किसी को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है। जब आप किसी के प्रति वफादार होते हो, बहुत ईमानदार होते हो, पूरे निष्ठा से आप उसके लिए कोई काम करते हो या फिर इन्वॉल्व होते हो उसके लिए, तो उसे हम जो है वो फिडेलिटी कहते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई इंसान अपनी कमिटमेंट को सच्चाई और लॉयल्टी के साथ मतलब कि निभाता है और अपने ट्रस्ट को तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिडेलिटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक कर्मचारी है कंपनी में और उसने जो है वो अपनी कंपनी के प्रति जो है वो वफादार व्यवहार रखा, कभी भी जो है वो मतलब कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, कोई एक पैसे का भी नुकसान नहीं किया या फिर मतलब कि एक पैसा भी यहाँ वहाँ से जो है वो एक्स्ट्रा नहीं निकाला, तो ये होती है भाई वफादारी, ये होती है निष्ठा, ईमानदारी, इसे हम फिडेलिटी कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि एक दोस्त जो है वो हर मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ देता है, तो ये भी होता है कि भाई उसका दोस्त जो है वो लॉयल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें फिडेलिटी है, ये क्वालिटी है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि शादी में यानी कि मैरिज में जो है वो पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहते हैं, तो ये भी फिडेलिटी है। एक सोल्जर अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, तो ये भी फिडेलिटी है। यानी कि हर तरीके की ईमानदारी, हर तरीके की वफादारी या फिर हर तरीके की मतलब कि सच्चाई, उसे हम जो है वो फिडेलिटी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फिडेलिटी का मतलब लॉयल्टी ही नहीं होता है। लॉयल्टी का तो मतलब होता है किसी के प्रति वफादारी होना। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी तो होना ही होना, लेकिन उसी के साथ साथ ईमानदारी भी होना, कमिटमेंट को पूरी करने की इच्छा भी होना, एक तरीके से सच्चाई से निभाना, ये क्वालिटी भी होना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि वफादारी के साथ साथ आती है फिडेलिटी में। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई इंसान है जो कि अपनी कंपनी का लॉयल मतलब कि एम्प्लॉय है, कर्मचारी है जो कि बहुत ही लॉयल है, तो ये तो होती है लॉयल्टी कि वो वफादार है। लेकिन मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है दूसरा ही, और उसने जो है वो सालों तक अपने प्रोमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो ईमानदारी से पूरी तरीके से निभाया भी है, तो ये होती है फिडेलिटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉयल्टी और फिडेलिटी में डिफरेंस क्या है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब सिनोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, लॉयल्टी, फेथफुलनेस या फिर डिवोशन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी होना। लॉयल्टी क्या है? तो एक जनरल फेथफुलनेस को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि फिडेलिटी में ऑनेस्टी और कमिटमेंट का जो सिंसियरली निभाने का जो है वो भी होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ कर चलने हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब होता है अपने प्रोमिसेस और रिलेशनशिप्स के प्रति जो है वो सच्चा और वफादार रहना, उसे हम जो है वो फेथफुलनेस कहते हैं। बेसिकली भरोसेमंद रहना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, फेथफुलनेस और फिडेलिटी बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी कॉज के प्रति जो है वो गहरा समर्पण दिखाना। डिवोशन जो है वो डेडिकेशन और लव पर फोकस करता है, जैसे कि हमारा भगवान पर होता है। ठीक है, हमारा भगवान के साथ क्या होता है? डिवोशन होता है, एक भक्ति का भाव होता है। ठीक है, यानी कि हम उनसे प्यार भी करते हैं, यानी कि उनके प्रति हमारा डेडिकेशन भी है। ठीक है, समर्पण भी है एक तरीके से, तो उसे हम डिवोशन कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम की ओर आएंगे, तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल या फिर इनफिडेलिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? डिसलॉयल्टी, जिसमें वफादारी की कमी होती है, जिसमें विश्वासघात किया जाता है, भरोसा तोड़ा जाता है, तो उसे हम डिसलॉयल्टी कहेंगे। ठीक है, डिसलॉयल्टी में क्या होता है? तो हमारा भरोसा यानी कि ट्रस्ट टूट जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात, विश्वास तोड़ देना, धोखा देना किसी को। बिट्रेयल में बेसिकली जो कमिटमेंट आप करते हो वो तोड़ दी जाती है या फिर टूट जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हो, किसी की कमिटमेंट को तोड़ देते हो, तो उसे हम बिट्रेयल कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप या फिर मैरिज में बेवफाई। ठीक है, इनफिडेलिटी में फेथफुलनेस की कमी होती है, यानी कि भरोसा नहीं कर सकते आप, इस तरीके से आप जो है वो बता सकोगे कि इनफिडेलिटी यानी क्या होता है। ठीक है,
ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल या फिर इनफिडेलिटी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज फिडेलिटी टू हिज फ्रेंड्स अर्न्ड एवरीवन्स रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने दोस्तों के प्रति उसकी वफादारी और ईमानदारी की वजह से सब लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ पर फिडेलिटी का मतलब सिर्फ दोस्ती निभाना नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में अपने दोस्तों के साथ सच्चे और कमिटेड रहना है, इस तरीके से भी इसका मतलब है। यानी कि उसने कभी भी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, हमेशा उनका साथ दिया। इसी मतलब कि निष्ठा और फेथफुलनेस की वजह से उसने क्या किया कि सबका रिस्पेक्ट जो है वो हासिल कर लिया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि फिडेलिटी यानी क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जेनेसिस। दोस्तों जेनेसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति, किसी चीज़ का आरंभ, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का जन्म, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, जन्म या फिर ओरिजिन होना, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से कोई आइडिया, कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोसेस जो है वो शुरू हुई हो, उसे हम जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम जेनेसिस कहते हैं। ये वर्ड जो है वो किसी भी चीज़ के बिगिनिंग या फिर सोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसका यूज़ हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर, बिजनेस और डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी की जो शुरुआत है वो छोटे से आइडिया से हुई थी, तो ये उसका जेनेसिस है। या फिर एक मूवमेंट की शुरुआत जो है वो एक प्रोटेस्ट से हुई थी, तो प्रोटेस्ट उसका जेनेसिस है। या फिर एक इन्वेंशन का ओरिजिन कई सालों की रिसर्च में हुआ था, तो रिसर्च उसका जेनेसिस है। या फिर एक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो एक गलत डिसीजन है, तो गलत डिसीजन उस प्रॉब्लम का जेनेसिस है, यानी कि शुरुआत है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जेनेसिस यानी क्या होता है। लेकिन जेनेसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट का क्या मतलब होता है? किसी काम को शुरू करना। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ओरिजिन या फिर जन्म, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, स्टार्ट का क्या मतलब होता है? किसी काम का शुरू करना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि जेनेसिस में होता है किसी चीज़ का जन्म या फिर ओरिजिन। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास जो है वो 9 बजे शुरू हुई। 9 बजे शुरू हुई, इसका मतलब ये थोड़ी था कि क्लासेस जो है वो पहली बार लाइफ में 9 बजे शुरू हुई है। इससे पहले क्लासेस नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसा तो नहीं है ना। तो स्टार्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी काम स्टार्ट करने से हम मतलब इसका निकाल सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो शुरू हो रही है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से फिर से शुरू हो रही है, तो उसे हम स्टार्ट कहेंगे। स्टार्ट कैसा? एक जनरल वर्ड है। लेकिन मान लीजिए कि इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है वो कई साइंटिफिक डिस्कवरीज से शुरू हुआ था, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका जेनेसिस है। ठीक है, ये इसे हम जेनेसिस कहेंगे कि हम जो है वो पहली बार इंटरनेट कब डेवलप हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट नाम की चीज़ जो है वो लोग जानते नहीं थे। जब पहली बार इसका जेनेसिस हुआ किसी चीज़ की वजह से, तब हम जानने लगे कि इंटरनेट नाम की भी चीज़ दुनिया में कोई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि स्टार्ट और जेनेसिस में डिफरेंस क्या है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, ओरिजिन, बिगिनिंग या फिर इंसेप्शन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है किसी का सोर्स या फिर जन्म। ठीक है, ओरिजिन मतलब कि जनरल सोर्स को दिखाता है। बिगिनिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। बिगिनिंग एक जनरल वर्ड है, जबकि जेनेसिस ज़्यादा फॉर्मल है और ओरिजिन पर फोकस करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन का क्या मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्ट, किसी आइडिया या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल शुरुआत, उसे हम कहते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, जबकि जेनेसिस उसके ओरिजिन या फिर क्रिएशन को एम्फेसाइज करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है वो 3 वर्ड्स हैं, एंड, कंक्लूजन या फिर टर्मिनेशन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंड। एंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का समापन, किसी चीज़ का खत्म होना, किसी चीज़ का मतलब कि दी एंड जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे हम एंड कहेंगे। ठीक है, एंड किसी प्रोसेस का लास्ट पॉइंट होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है किसी डिस्कशन, किसी इवेंट या फिर प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन फिनिशिंग स्टेज को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना। टर्मिनेशन एग्जिस्टेंस या फिर प्रोसेस को एंड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे कौन से वर्ड्स हैं? एंटोनिम्स है। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द बुक एक्सप्लेन्स द जेनेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये किताब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो उत्पत्ति है या फिर जो जन्म है या फिर जो शुरुआत है, शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में बताती है। यहाँ पर जेनेसिस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई इतना ही नहीं है, बल्कि उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उसका पैदा होने की जो प्रोसेस है, ये सारी एक्सप्लेन जो है वो मतलब कि उस बुक में किया गया है। तो इस सेंटेंस में जेनेसिस किसी चीज़ के जन्म और उसके सोर्स को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि जेनेसिस यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, एक मत होना, सहमति व्यक्त करना या फिर समान राय रखना, उसे हम कहते हैं कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की बात, ओपिनियन, डिसीजन या फिर आइडिया से सहमत होना, उसकी राय को मानना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्कर। जैसे कि मैंने आपको अगर कहा कि भाई पढ़ाई करेंगे तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरी बात को मानते हो तो आप मेरी बात से क्या कर रहे हो, कॉन्कर कर रहे हो, आप मेरी बात से जो है वो मतलब कि सहमत हो, हमारी समान राय है। अगर आपका भी यही सोचना है तो हमारी राय कैसी है, सेम है। दोस्तों ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग किसी बात पर सेम ओपिनियन या फिर एग्रीमेंट रखते हैं, तो उसे हमें जो है वो मतलब कि कॉन्कर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो डॉक्टर्स हैं, वो एक ही डायग्नोसिस पर सहमत है, तो वो भी मतलब कि कॉन्कर करना होता है। टीम के जो सभी मेंबर्स हैं वो मैनेजर के डिसीजन से एग्री करते हैं, तो वो भी कॉन्कर करना होता है। या फिर जज ने जो है वो दूसरे जज के ओपिनियन से सहमति व्यक्त की, तो ये भी कॉन्कर करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये किसी किसी चीज़ की मतलब कि सहमति दिखाती है, तो उसे हम जो है वो कॉन्कर करना कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि कॉन्कर का मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं होता। एक्सेप्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना या फिर रिसीव कर लेना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना हम उसे कहते हैं। लेकिन कॉन्कर का मतलब होता है किसी की राय या फिर ओपिनियन से सहमत होना। एक्सेप्ट में तो आप कोई चीज़ भी तो एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी ने आपको कोई चीज़ दे दी तो वो भी तो एक्सेप्ट करना ही होता है। अगर आपने उससे ले लिया तो वो भी हम एक्सेप्ट करना ही कहेंगे। लेकिन कॉन्कर में सिर्फ राय और ओपिनियन की ही बात होती है, उससे अगर आप सहमत हो तभी आप जो है वो कॉन्कर का यूज़ करो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपको जो है वो गिफ्ट दे दिया और आपने जो है वो उससे गिफ्ट ले लिया, तो आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने उसकी बात को सही माना और उसकी बात से मतलब कि मैं सहमत हो गई, तो कॉन्कर करना। जब बात से सहमत हो जाओ, आइडिया से सहमत हो जाओ, किसी की बात या फिर राय, ओपिनियन मान लो, तब आप जो है वो मतलब कि कॉन्कर का यूज कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, एग्री, कंसेंट या फिर असेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एग्री। एग्री का मतलब होता है किसी बात या फिर ओपिनियन से सहमत होना, तो उसे हम एग्री करना कहते हैं। एग्री क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, जबकि कॉन्कर ज़्यादा फॉर्मल है और ओपिनियंस या फिर कंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है किसी काम के लिए परमिशन या फिर अप्रूवल देना, तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। कंसेंट जो है वो परमिशन पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है असेंट। असेंट का मतलब होता है ऑफिशियल या फिर फॉर्मली सहमति देना, उसे हम असेंट कहते हैं। असेंट बेसिकली फॉर्मल अप्रूवल को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये हमारे हैं सिनोनिम्स, जहाँ पर हमने एग्री, कंसेंट या फिर असेंट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास तीन वर्ड्स आते हैं, डिसएग्री, अपोज या फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत ना होना। डिसएग्री में ओपिनियंस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग है, तो उसे हम डिसएग्री करना कहेंगे। यानी कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती, आप मेरी बात नहीं मान सकते। हमारी राय यानी कि हमारे ओपिनियन कैसे हैं, आइडियाज़ कैसे हैं, तो अलग अलग है, वो होता है डिसएग्री करना। दूसरा हमारा वर्ड आता है अपोज। अपोज का क्या मतलब होता है, किसी बात या फिर प्रपोजल के खिलाफ जाना, उसे हम कहते हैं अपोज करना, ठीक है। अपोज में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली आप उस चीज़ को मानते नहीं हो, उसके खिलाफ जाते हो, आपका आइडिया कुछ और ही होता है, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हमारा वर्ड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी बात पर आपत्ति या फिर विरोध जताना, ऑब्जेक्शन लेना जिसे हम कहते हैं ना। तो ऑब्जेक्शन तो हो गया नाउन और ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट यानी कि किसी चीज़ पर विरोध जताना, आपत्ति दर्शाना, बेसिकली इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्शन होता है, यही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने डिसएग्री, अपोज या फिर ऑब्जेक्ट जैसे वर्ड को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई कॉन्कर विथ योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं इस मामले में तुम्हारी राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर कॉन्कर का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है, बल्कि तुम्हारे ओपिनियन को सही मानकर उसी से एग्रीमेंट दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से। इस सेंटेंस में स्पीकर अपनी और सामने वाले की सेम ओपिनियन होने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्कर यानी होता क्या है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हमारा अगला वर्ड। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनलाइवन। इसे जो है वो एनलाइवन प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जीवंत बनाना, उत्साह भरना, रौनक बढ़ाना, प्राण डालना या फिर आनंदमय बना देना किसी चीज़ को, तो उसे हम एनलाइवन कहते हैं। एनलाइवन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, जगह, इवेंट या फिर सिचुएशन को ज़्यादा लाइवली बनाना, एनर्जेटिक बनाना, इंटरेस्टिंग बना देना, तो उसे एनलाइवन कहा जाता है। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ पहले बोरिंग होती है, डल होती है, बहुत ही शांत शांत सी होती है, और फिर किसी व्यक्ति की
आ जाने से, किसी एक्टिविटी के हो जाने से या फिर किसी आइडिया की वजह से उसमें अचानक से एनर्जी आ जाए, एक्साइटमेंट आ जाए, फ्रेशनेस आ जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे कि माहौल जो है वो एनलाइवन हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फनी स्टोरी ने मीटिंग का एटमॉस्फेयर लाइवली बना दिया। सब जो है वो बिल्कुल सुस्त बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बहुत ही बोरिंग बोरिंग माहौल चल रहा था। सडनली क्या किया, किसी ने एक फनी सी स्टोरी सुना दी, कोई किस्सा सुना दिया, कोई जोक सुना दिया और सारे लोग जो है वो हंसने लगे, यानी कि माहौल में जान आ गई एक तरीके से। इससे ही हम जो है वो एनलाइवन कहते हैं। या फिर जो है वो म्यूजिक ने पार्टी में जान डाल दी, ये भी एनलाइवन करना हो गया। या फिर टीचर ने जो है वो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देकर क्लास को एंगेजिंग बना दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया, तो ये भी एनलाइवन करना होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनलाइवन यानी होता क्या है। लेकिन एनलाइवन का मतलब एंटरटेन नहीं होता। एंटरटेन तो मतलब होता है लोगों का मनोरंजन करना। एनलाइवन का मतलब होता है किसी जगह, किसी इवेंट या फिर सिचुएशन में एनर्जी भर देना, एक्साइटमेंट भर देना, लाइवलीनेस भर देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो कॉमेडियन होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो ये होता है एंटरटेन करना, किसी का मनोरंजन करना, किसी को हंसाना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उसके आते ही पूरी पार्टी में एनर्जी और एक्साइटमेंट आ गई, उसने कुछ बातें कही होगी, उसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो सबको जो है वो मतलब कि जोड़ कर रखता है, उसके आने से जो है वो पार्टी डल डल नहीं लगती, सारी चीज़ें जो है वो अचानक से एक्साइटिंग हो जाती है, यानी कि उसका रवैया वैसा होगा। इस तरीके से हम जो है वो एनलाइवन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एनिमेट, इनविगोरेट या फिर एनर्जाइज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ में जान या फिर एनर्जी भर देना, तो उसे हम एनिमेट कहते हैं। एनिमेट लाइफ या फिर मूवमेंट का आइडिया देता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है किसी को फ्रेश, एनर्जेटिक या फिर स्ट्रॉन्ग बना देना, तो उसे हम इनविगोरेट कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब होता है किसी को एनर्जी से या फिर मतलब कि पूरी तरीके से एक्साइटमेंट या फिर एंथुजियाज्म से भर देना, उसे हम जो है वो एनर्जाइज कहते हैं। एनर्जाइज का बेसिकली फोकस किस पर होता है, एनर्जी पर फोकस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो एंटोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स है, डल, डिप्रेस या फिर डेडन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डल। डल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही बोरिंग होती है, उबाऊ होती है, बेजान सी होती है, तो उसे हम डल कहते हैं। डल में बेसिकली किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होती है, तो उसे हम डल कहेंगे। डिप्रेस का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा उदास होना, बहुत ही ज़्यादा कोई निराश कर देने वाली चीज़ होना, तो उसे हम डिप्रेस कहते हैं, ठीक है। डिप्रेस क्या करता है, तो मूड को नीचे ले जाता है, जबकि एनलाइवन क्या करता है, मूड को चीयरफुल बनाता है, हैप्पी बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डेडन। डेडन का मतलब होता है किसी चीज़ की एनर्जी, एक्साइटमेंट या फिर फीलिंग को खत्म कर देना, मार देना। जैसे कि डेड इंसान होता है, डेड यानी कि मरा हुआ, उसी तरीके से डेडन होता है किसी चीज़ में जब एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, सडनली कोई इंसान आता है और ऐसी मनूस बात करता है कि सारी एनर्जी चली जाती है ना, सारा माहौल ही खराब हो जाता है, तो उसे डेडन कहेंगे हम, ठीक है। डेडन क्या करता है, लाइवलीनेस को कम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर हम क्या, हमारे पास एक सेंटेंस है, हर चेयरफुल स्माइल एनलाइवन्ड द एंटायर मीटिंग। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी मतलब कि खूबसूरत स्माइल यानी कि मुस्कान ने पूरी मीटिंग का माहौल लाइवली और पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पर एनलाइवन का मतलब सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है, बल्कि मीटिंग में एनर्जी भरना, फ्रेशनेस भरना और एक्साइटमेंट भर देने से। शायद मीटिंग पहले थोड़ी सी बोरिंग थी या फिर सीरियस थी, लेकिन उसकी चेयरफुल स्माइल की वजह से सबका मूड कैसा हो गया, अच्छा हो गया और एटमॉस्फेयर ज़्यादा लाइवली बन गया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि एनलाइवन यानी होता क्या है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्वज, पूर्व घटना या फिर पहले आने वाली कोई चीज़, पूर्व कारण जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी व्यक्ति या फिर कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो किसी ज़रूरी चीज़ से पहले मौजूद हो और उसके लिए बैकग्राउंड, कॉज या फिर फाउंडेशन का काम करे, तो उसे हम जो है वो एंटीसीडेंट कहते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर आपको हिस्ट्री, ग्रामर, साइंस, लॉ या फिर जनरल डिस्कशन में यूज़ होता हुआ दिखाई देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रामर में एंटीसीडेंट उस नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन को कहते हैं जिससे मतलब कि बाद में प्रोनाउन रेफर करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रामर में भी जो है वो एंटीसीडेंट नाम की कोई चीज़ होती है।
जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पुरानी घटना किसी नए कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनी, यानी कि मान लीजिए कि पुरानी मतलब कि पास्ट में कुछ हो चुका है और आज उस मुद्दे पर जो है वो लोग लड़ रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो पुरानी घटना क्या है, तो एंटीसीडेंट है। या फिर किसी डिजीज़ से पहले कुछ हेल्थ कंडीशंस मौजूद थी, तो वो भी मतलब कि जो हेल्थ कंडीशंस है वो उस डिसीज़ की क्या है, एंटीसीडेंट है। या फिर ग्रामर में नाउन के बाद जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो क्या है, तो नाउन का एंटीसीडेंट है। या फिर एक इन्वेंशन ने दूसरी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, तो ये भी क्या है, तो एंटीसीडेंट है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एंटीसीडेंट का मतलब सिर्फ प्रीवियस नहीं होता है। प्रीवियस का मतलब होता है जो पहले हो चुका, ठीक है। लेकिन एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले हुआ और बाद की चीज़ से जुड़ा है या फिर उसका कॉज या फिर बैकग्राउंड बना है। प्रीवियस का क्या मतलब है कि जो पहले हुआ है, ज़रूरी नहीं हो कि उसके बाद में आने वाली चीज़ों का उसके साथ कोई रिलेशन हो, लेकिन एंटीसीडेंट में ऐसा होता है कि जो भी बाद में आने वाली चीज़ें हैं या तो वो मतलब कि पहले वाली चीज़ उसका बैकग्राउंड बनती है या फिर उसका कारण बनती है, यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रिलेशन इनका होता है। जैसे कि मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रीवियस और एंटीसीडेंट में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि कल का जो दिन है वो आज से मतलब कि पहले था। अब कल के दिन का और आज के दिन का कोई रिलेशन है क्या? कल का दिन बीत गया, आज का दिन आज है, ठीक है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। कल का दिन प्रीवियस हो गया, जो बीत उसे हमने प्रीवियस कह दिया। लेकिन मान लीजिए कि पुराने इकोनॉमिक पॉलिसीज आज की जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन का बेस बनी है, यानी कि रिलेट कर रही है ना दोनों चीज़ें, कि पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसीज आज की जो फाइनेंशियल हमारी सिचुएशन है उसका बेस है। तो बेस है यानी कि कौन सी चीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, तो एंटीसीडेंट हुई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एंटीसीडेंट यानी होता क्या है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, प्रेडिसेसर्स, फोर रनर या फिर प्रिकर्सर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेडिसेसर। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति या फिर चीज़ जो किसी और से पहले आई हो, तो उसे हम प्रेडिसेसर कहते हैं, ठीक है। प्रेडिसेसर बेसिकली सीक्वेंस पर फोकस करता है, जैसे कि आपके दादाजी है, उनके दादाजी है जो आपसे पहले आ चुके हैं, आपके पापा है, तो वो आपके प्रेडिसेसर है, ठीक है, पूर्वज है, इस तरीके से हम कहेंगे। फोर रनर का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो फ्यूचर डेवलपमेंट का संकेत या फिर शुरुआत होती है, तो उसे हम फोर रनर कहते हैं। फोर रनर बेसिकली फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ के आने से पहले हो और उसकी शुरुआत का संकेत दे, तो उसे हम प्रिकर्सर कहते हैं। प्रिकर्सर भी जो है वो फ्यूचर इवेंट का जो है वो इंडिकेशन देती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो एंटोनिम्स में हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, सक्सेसर, डिसेंडेंट या फिर रिजल्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सक्सेसर। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, जो बाद में आया या फिर किसी की जगह ले लेता है, तो उसे हम सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। सक्सेसर बाद में आने वाली चीज़ होती है, जैसे कि हमारी जनरेशन, हम क्या है, तो हमारे पेरेंट्स के सक्सेसर है। या फिर मान लीजिए कि किसी ऑफिस में जो है वो एक बॉस को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर दूसरा बॉस आ गया है, तो वो सक्सेसर है क्योंकि उसने उसकी जगह ले ली है। तो या तो कोई चीज़ बाद में आ रही है उसके लिए हम सक्सेसर यूज़ करेंगे, या फिर कोई चीज़ किसी की जगह ले ली है तो उसके लिए भी हम सक्सेसर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा हमारा वर्ड आता है डेसेंडेंट। डेसेंडेंट का मतलब होता है वंशज या फिर बाद की जनरेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, हम क्या है, तो हमारे पेरेंट्स के डेसेंडेंट है, यानी कि बाद में आने वाले व्यक्ति है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि डेसेंडेंट यानी होता क्या है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है किसी एक्शन या फिर इवेंट का आउटकम, ओके, फाइनल कॉन्सिक्वेंस, उसे हम कहते हैं रिजल्ट। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए हमारे मतलब कि एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, स्ट्रेस इज ऑफन एन एंटीसीडेंट ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि स्ट्रेस अक्सर कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का पहले से मौजूद कॉज या फिर बैकग्राउंड कंडीशन बन सकता है या फिर होता है। यहाँ पर एंटीसीडेंट का मतलब सिर्फ पहले से आना नहीं है, बल्कि ऐसी कंडीशन होना जो बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स के डेवलप होने में यानी कि योगदान दे, तो उससे हमने जो है वो एंटीसीडेंट को रिलेट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एंटीसीडेंट यानी होता क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए मतलब कि काफ़ी अच्छा रहा हो, काफ़ी हेल्पफुल रहा हो और सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में भी आए हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली
सिंपली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।